हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। लाइफ फॉर योर होम, ये बात हमारा प्रोटोगेनिस्ट के फादर हमेशा कहते थे। इसका मतलब ये था कि वो चाहता था कि उसका बेटा कभी कुछ और डिज़ायर ना करे और हमेशा अपने बड़े भाई के साया में रहे। हमारे हीरो के गिरते ही आसपास के सोल्जर्स कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक इंसान इतनी सारे नाइट के सामने खड़ा रह सकता है। तभी एक लंबे बालों वाला बंदा कहता है, ये तो एक्सपेक्टेड है उस बंदे के भाई से। चियान देखता है कि उसके सामने जो बंदा है वो बोरिस है, जो एक ट्विस्टेड स्माइल देता है। सियान पूछता है, किसने भेजा तुम्हें? अपने हाथ में डैगर्स लेकर वो जानना चाहता है कि क्या ये एम्परर ने भेजा है। बोरिस उसकी पावर एक्टिवेट होते देखकर कहता है, वो मिस्ट डिस इन है और मैं मिस ग्रुप के एक एशियन हूँ। इसी वजह से तुम्हें हेरेटिक्स के साथ कनेक्शन के लिए एलिमिनेट किया जाएगा। सियाइन उसे कहता है, गुड लक यहाँ से जिंदा निकलने की कोशिश में। लेकिन बोरिस उसे बताता है कि उसने इस जगह पे पहले ही 9 स्टार्स का बैरियर लगा दिया है। प्रोटोगेनिस्ट जानता है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा और पता लगाना होगा कि उसके भाई के साथ हुए हादसे के पीछे कौन है। वो बोरिस से कहता है कि चाहे उसने कोई भी बैरियर खड़ी की हो, वो उसे तोड़ देगा। तभी अचानक कोई कहता है, बस। कैनान चैन चौंक जाता है और समझ नहीं पाता है कि क्या बोले। अपने फादर के शब्दों को याद करते हुए अपने घर के लिए जीना और अपने भाई एसेल के लिए घर की सफलता सिर्फ अकेल की सफलता पर डिपेंड करती थी। चैन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। सब कुछ जो हुआ उसके पीछे उसका अपना भाई असेल है। वो घुटनों के बल गिर जाता है और असेल कहता है, तुम जरूर सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। असेल उसके पास आता है और चियान पूछता है, इसका क्या मतलब है? असेल कहता है, तुमने अब तक अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन इस घर के लिए और अपने भाई के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चियान समझ नहीं पाता कि उसने गलत क्या किया। मिस की तरह देखते हुए एसेल कहता है, वो डिस्गस्टिंग है और तुम अब इंसान नहीं रहे हो। वो चीखता है, तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। चियान उन शब्दों के बारे में सोचता है और अपना होश खो बैठता है। ये बातें कोई मतलब नहीं रखती। एम्पायर के तख्त के साथ हुई मुश्किलें, डेमन किंग की आर्मी का नाश और कॉन्टिनेंट यूनिफिकेशन वॉर, वो सब उसने अपने भाई को जीतने के लिए किया। वो चिल्लाकर जमीन पर मुक्का मारते हुए कहता है, अपनी पूरी जिंदगी मैंने इस इंसान के लिए लगा दी और अब मुझे ही छोड़ दिया जा रहा है, जब मैंने 20 साल कुत्ते की तरह काम किया। ट्रान कहता है कि चाहे उसका शरीर टूट क्यों न जाए, वो इस पल अपना सब कुछ दे देगा, क्योंकि अब उसके पास उसे मारने का मौका है। सोल्जर्स उसके पास अब तक बचे हुए माना और उसके ट्रांसफॉर्म्ड रूप को देखकर हैरान है। चयान कहता है कि उसका भाई शर्मनाक है, एक हीरो होते हुए भी अपने ही परिवार के एक सदस्य को मारने की कोशिश कर रहा है। असेल गुस्से से देखता है और चियान से उस पर हमला करता है। असेल आसानी से अपना बचाव कर लेता है, जबकि शान कहता है कि उसे सिर्फ एक अटैक की ज़रूरत है। चियान एक मौका देखता है और हमला करता है, लेकिन वो एक बैरियर से टकरा जाता है। लड़ाई 1 on 1 नहीं है, क्योंकि बोरिस इकेल की रक्षा कर रहा है। इकेल इसका फायदा उठाकर चैन के पेट में तलवार घुसा देता है। तलवार अपने पेट में देखकर चैन से कहता है,
मैंने सोचा था कि तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने अपनी डार्क साइड दिखाई। सच कहूँ तो ये एक राहत है कि मैंने तुम पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं किया। इकल तलवार निकालता है और चियान को लात मारता है और अपने ग्रुप के साथ वहां से चला जाता है। गिरे हुए चियान को लगता है कि ये इंड बहुत ही रिडिक्यूलियस है। इस तरह एक पल में मारना तो बिल्कुल बेकार है। चियान फिर से इकेल पर हमला करता है, चीखता है मर जाओ, और उसके गले पर डैगर रखता है। तभी एक लाइट की एक्सप्लोजन उसके शरीर को स्वीप कर देती है। एक आवाज उसे पुकारती है, यंग मास्टर, और एक लड़का पसीने में भीगा उठता है। मैड उसे कहती है, तुम और कितनी देर तक सोओगे? सैनोन उसे देखकर पूछता है, क्या तुम इमली हो? उसे लगता है कि उनकी मुलाकात को अब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी वैसे ही दिख रही है जैसे पहले दिन मिली थी। वो रूम पहचानता है जो उसका बचपन का कमरा था, और उसे समझ आता है कि वो वापस आ गया है, वापस उस टाइम में जब वो बच्चा था। इमली उसे कहती है, बिस्तर मत बिगाड़ो और ट्रेनिंग के लिए चलो। सैन हैरान होकर सोचता है कि वो कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रही है। वो समझता है कि वो वर्ड फैमिली के डायनॉन में वापस आ गया है। उसे यकीन हो जाता है कि ये पास्ट है, शायद मेमोरीज, लेकिन वो अच्छी तरह याद रखता है कि ये 1 मार्च 27 साल पहले की बात है। 1 साल पहले जब वो एकेडमी ज्वाइन करने वाला था, हर महीने की शुरुआत में एक ओपन ट्रेनिंग फाइट होती थी जो पब्लिक के लिए होती थी। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, खासकर उसके फादर के लिए। उसका ओपोनेंट एक लड़का था जिसका नाम था क्रैन वॉट, जो उसका भाई था पर अलग माँ से पैदा हुआ था और उसी के उम्र का था। क्रैन की माँ मर्जराइट ड्यूक की ऑफिशियल वाइफ थी और इस वजह से क्रैन को ज़्यादा अटेंशन मिलती थी। सीन, जो एक इलिजिमेट वाइफ का बेटा था, उस दिन सबके सामने बेइज्जती का शिकार बना। तभी उसके फादर ने उसे कहा कि कुछ मत करो और बस हार मान लो। एमिली उससे पूछती है कि वो हार क्यों नहीं मान लेता, पर अब सिन कहता है कि वो बस जल्दी से जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तलवार उठाता है, उसे महसूस होता है कि एक पतली सी स्वॉर्ड भी इस शरीर के लिए कितनी भारी है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना या मेमोरी नहीं है, लेकिन वो हैरान होता है कि क्या ये मैजिक है जो उसे वापस समय में ले आया। क्रैन कहता है, ये तो कमाल है कि तुम भाग नहीं गए। जब चियान अपने फादर की तरफ देखता है तो वो उसे फाइट शुरू करने के लिए कहते हैं। क्रैन आगे बढ़कर पूछता है, कहाँ देख रहे हो? उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था कि ये फाइट आसान होगी, पर चियान हैरान होता है कि क्रैन इतनी स्लो क्यों है। एक साइड स्टेप करता है और क्रैन का अटैक हवा में जाता है। क्रैन चीखता है, तुम कावर्ड हो, और दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका हाथ एक ब्लो से हिल जाता है और तलवार जमीन पर गिर जाती है। चियान उसके चिन पर एक किक मारता है। क्रैन दर्द से उछलता है और जमीन पर गिर जाता है रोते हुए। क्रैन की माँ चीख कर उसे बुलाती है, जबकि फादर के चेहरे पर इंटरेस्ट दिखता है। चियान जानता है कि अगर वो तलवार उसके गले पर रखेगा तो फाइट खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे याद आता है कि पास्ट में ये लड़का उसे परेशान करता था और बुलिंग एकेडमी में भी जारी रही थी। अब इस नए जीवन में उसे इस लड़के को हराना होगा ताकि वो दोबारा कभी उसके साथ ऐसा करने की सोच भी ना सके। इस बार वो अपने लिए जिएगा। फाइट क्रैन की कंप्लीट डिफीट के साथ खत्म होती है। ड्यूक ने अपने प्लान्स पोस्टपोन कर दिए क्योंकि वो कैनान से बात करना चाहता था। उसने अपने एक नाइट को भी लगा दिया जो कॉरिडोर में उस पर नजर रखे। वहां से गुजरते हुए चियान क्रैन की मां को देखता है और उसे यकीन होता है कि वो इन्फर्मरी से वापस आ चुकी है। एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ चियान पूछता है, आपके बेटे की तबीयत कैसी है डचिस?
डचेस कहती है तुम्हारे भाई के साथ जो किया उसके बाद तुम्हारे पास ये पूछने की शर्म है। चियान उसे इग्नोर करते हुए कहता है ट्रेनिंग में ऐसा होना तो नॉर्मल है। डचेस गुस्से में बोलती है इसीलिए इलिजिमिनेट बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। गंदी माँ गंदा बेटा, तुम्हें सड़क से कचरा उठाने का काम ही नहीं करना चाहिए था। चियान रुक कर पीछे देखता है और सोचता है कि अब उसने हद पार कर दी है और मन ही मन सोचता है कि क्या उसे मार देना चाहिए, लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर याद करता है कि वो उसे धीरे धीरे कैसे तकलीफ दे सकता है। फिर वो कहता है मैं क्रैन के साथ उसी एकेडमी में एडमिशन लूंगा। डचेस हैरान होकर पूछती है इसका क्या मतलब है। चियान कहता है कि आपको अपने बेटे की ग्रेजुएशन की परवाह नहीं है। डचेस का चेहरा बिगड़ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बातें करने की। लेकिन गार्ड चियान को प्रोटेक्ट करता है और डचेस से माफ़ी मांगता है। तभी ड्यूक वहाँ से गुजरता है और चियान को बुलाता है ताकि वो ज़्यादा देर वहाँ ना रुक सके। चियान डचेस को घूरता है और कहता है चलिए। डचेस का चेहरा टाइट रहता है लेकिन उसके पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं होता। चियान जानता था कि ड्यूक का हुक्म सबसे ऊपर है और नाइट को उसकी रक्षा करने का ऑर्डर दिया गया था। अपने रूम में चियान का फादर उसे कहता है अंदर आओ। चियान अंदर आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो सोचता है कि आखिरी बार उसने अपने फादर से ऐसे मुलाकात 15 साल पहले की थी। ड्यूक वैलेंस वेड, जिसे लोग प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसे बैठने को कहता है। वैलेंस वो है जिन्होंने अपनी मैजिकल पावर और मिलिट्री स्ट्रेटजीज के जरिए डेमन के अटैक को रोका था। चाहे डेमन किंग की पूरी आर्मी उन्हें मारना चाहती थी, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इस कॉन्टिनेंट में शांति लाना। चियान के लिए उसके फादर की ये इमेज एक याद है, एक ऐसी आदमी की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा और एक एडमायर करने लायक इंसान बनने में लगा दी। लेकिन पहली बार जो वैलेंस कहते हैं वो ये है, मुझे लगा कि तुमने स्वॉर्ड देखी और उसे बच गए। सन कंफ्यूज्ड होता है लेकिन वैलेंस कहता है कि जब क्रैन ने उस पर अटैक किया उसने आसानी से स्वॉर्ड के ट्रैजेक्टरी को देख लिया और उससे बचने के लिए साइड हो गया। वैलेंस पूछता है तुमने ये फेंसिंग कब सीखी। सन वैलेंस की ऑब्जर्वेशन स्किल से इम्प्रेस्ड होता है और कहता है मैंने ये खुद ही सीखा है। वैलेंस कहता है मुझे जितना पता है तुम्हें फेंसिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था या फिर तुम अपने स्किल्स छुपा रहे थे। चियान समझाता है कि वो ज़्यादा दिक्कत अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। वैलेंस कहता है कि ये तो कमाल की बात है कि तुमने क्रैन को इस तरह हरा दिया, लेकिन वो रुकता है और फिर पूछता है लेकिन आखिरी में तुमने अपने भाई पर ऐसे क्यों मारा। चियान सोचता है क्या वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहा है। फिर वो कहता है मुझे कुछ प्रूफ करना था। वैलेंस पूछता है तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो। हमारे हीरो कहते हैं आप जानते हैं कि वो मेरा भाई है, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं क्रैन से बेटर हूँ। वैलेंस हंसने लगता है और कहता है इतनी डायरेक्ट और क्लियर बात सुनना कमाल है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन इकेल की एक स्ट्रॉन्ग एली बनोगे। इकेल का नाम सुनते ही चियान डर जाता है। वो सोचता है वो क्यों चाहेगा कि मैं उस आदमी के एली बनूं। उसे समझ आता है कि उसके फादर की इकेल के प्रति ऑब्सेशन अभी भी बदली नहीं है। वो अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है बिना कुछ कहे। वैलेंस कहता है कोई रिवॉर्ड सेरेमनी नहीं होगी लेकिन तुम कुछ मांग सकते हो। चियान का प्लान सिंपल है, वो इकेल के हर प्लान को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि उसे कुछ स्पेशल चाहिए। मेड पूछती है क्या तुम सच में वॉर के फ्रंट लाइन पर जाना चाहते हो। चियान कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। मेड हैरानी से कहती है क्या तुम अपने होश में हो, तुम्हें पता भी है कि वो जगह कितनी टेरिफाइंग है। वेस्ट एम्पायर में वो एरिया डेमन्स, मॉन्स्टर और क्रिएचर से भरा हुआ है। एक जगह है जो कॉन्टिनेंट का फ्रंट लाइन
कहलाता है, एक बैटलफील्ड जहां डेमन आर्मी के खिलाफ एक अनंत युद्ध पिछले 100 सालों से चल रहा है। इसी वजह से उसके फादर जो पहले हेजिटेंट थे, उन्होंने एक कंडीशन रखी, चियान को उस जगह पर जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। सैन को एग्जैक्टली नहीं समझ आता है कि उसका क्या मतलब था, लेकिन एक बात क्लियर है, उसे बस जल्दी से जल्दी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट बनना है। अच्छी बात यह है कि उसके पास रिग्रेशन से पहले की सारी बैटल नॉलेज अब भी है और उसे अपने अंदर थोड़ी सी डेमोनिक पावर महसूस होती है, तो उसे बस ट्रेनिंग करनी है और एक दिन वो इसे यूज़ कर सकेगा। अचानक दरवाज़ा खुलता है और कोई उसका नाम चिल्लाता है। हाथ अपने कमर रखे वो अपने बड़ी बहन इलिस को पहचान लेता है। वेलकम, वो कहती है और फिर उसके कॉलर को पकड़ लेती है। मेड पूछती है, आप कहाँ थी? एलिस चियान से पूछती है, क्या तुम पागल हो? मैं सुना है कि तुमने अपने फादर से फ्रंट लाइन पर जाने की बात की है। चियान उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है पर वो उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, क्रैन को हराकर तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। वो उसके फेस के सामने चिल्लाती है, अब भी रूफ पर चलो। कैस्टल के बाहर दोनों एक ब्रिज पर मिलते हैं। एलिस कहती है, जैसे ही तुम तलवार छुओगे ये शुरू होगा, बस इसके लिए तुमको 3 मिनट तक टिकना होगा और मैं तुम्हें फ्रंट लाइन पर जाने की परमिशन दे दूंगी। सैन पूछता है, क्या ये करना जरूरी है? एलिस उसे इग्नोर करते हुए कहती है, मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम फैमिली को सक्सेस करने का प्लान कर रहे हो? चियान इस सवाल से हिला हुआ और महसूस करता है कि लेकिन उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। एलिस उसे कहती है, अपनी तलवार निकालो। चियान सोचता है कि उसने अभी रिग्रेशन किया है और उसे अब तक 2 फाइट्स करनी पड़ चुकी है। बिना कुछ कहे वो स्वॉर्ड छूता है और इलिस तुरंत अटैक कर देती है, जो उसे डरा देता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे, लेकिन वो उसका पहले ब्लो डिफेंड कर लेता है। एलिस हैरान होती है कि उसने उसका अटैक ब्लॉक कैसे किया। चियान डर के मारे सोचता है कि वो अपने 7 साल छोटे भाई के खिलाफ इतना सीरियस कैसे हो सकती है। एलिस पीछे हटकर ग्रेस और ब्यूटी के साथ खड़ी होती है और सोचती है, ये इम्पॉसिबल है कि इसने मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड को अपने थिन रैपियर से ब्लॉक किया। चियान अपने दांत पीसते हुए सोचता है कि शायद ये सिर्फ लक था। एलिस कहती है, तुम मेरे सोचने से बेटर हो। ये सुन के चियान को समझ आता है कि वो अब बड़ी प्रॉब्लम में है। एलिस तुरंत एक सीरीज ऑफ कट्स के साथ उस पर अटैक करना शुरू करती है, जो डॉज करना चियान के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो जंप करके एक वर्टिकल अटैक प्रिपेयर करती है, लेकिन चियान समहाउ उसे डिफेंड कर लेता है, पर उसका ब्लेड चियान के सोल्जर पर फिसल जाता है और सीधा इलिस के नेक की तरफ चला जाता है। इलिस चौंक जाती है और चियान रियलाइज करता है कि उसने कुछ बहुत स्टूपिड कर दिया। वो अपने आर्म को स्पिन करता है और दोनों पीछे हटकर अलग हो जाते हैं। पिलर पर खड़ा चियान सोचता है कि अगर उसने स्वॉर्ड को मूव किया होता तो वो उसे मार ही देता। उसे याद आता है कि उसने जितनी असैसिनेशन टेक्निक सीखी है वो सब इंस्टेंट डेथ के लिए है। उसे पता ही नहीं कि बिना किसी को मारे कैसे फाइट करे। इलिस अब भी फाइट कंटिन्यू करना चाहती है 3 मिनट के लिए। चियान सोचता है कि ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है, शायद वो माना ब्लेड में डालकर कुछ कर सके, लेकिन उसका एनर्जी लेवल ऑलरेडी कम हो रहा है। तभी इलिस चैंटिंग शुरू करती है, अर्थ और वाइंड मेरी तलवार बनो। चियान तुरंत पहचान लेता है कि ये एक 6 स्टार मैजिक है। एलिस की ब्लेड ग्लो करना शुरू कर देती है और वाटर ब्लेड एक्टिवेट होती है। चियान अपने आप से कहता है, ये सच में मुझे मारना चाहती है, ये टेस्ट नहीं है।
एलिस अपने आप को रिपीट करती है, मैं किसी भी हाल में नहीं हार सकती। चियान दीवार के कोने में खड़ा सोचता है कि अगर उसने एलिस के अटैक को रिफ्लेक्ट किया तो वो उसे मार देगा या उसे नीचे गिरा देगा। इस बात का समाधान करते हुए वो एलिस की तरफ जंप करता है। एलिस अपनी स्वॉर्ड उठाकर एक बीम ऑफ लाइट रिलीज करती है और चियान उसे कहता है कि वो सोचना बंद करे और कुछ करे। एलिस ब्लो डिलीवर करने ही वाली होती है जब एक नाइट उसके बीच में आता है और कहता है, बस करो। वो एलिस के अटैक को अपने तलवार से ब्लॉक करता है और चियान का कॉलर पकड़ लेता है। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि कैस्टल के अंदर आवाज़ गूंजती है। नाइट एलिस को घूरता है और कहता है कि उसने एक छोटे लड़के के खिलाफ हद पार कर दी। चियान एकदम रिलीफ फील करता है क्योंकि वो इस नाइट का इंतज़ार कर रहा था, पर उसे लगता है कि ये थोड़ा लेट आ गया। ब्लेड देखकर एलिस को होश आ जाता है। वो तुरंत भागकर चियान को गले लगा लेती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया था। वो चियान के सोल्जर पर रोती है और कहती है कि उसे फ्रंट लाइन पर जाने देना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहुत चिंता करेगी। चियान सोचता है कि वो सच में एक अनोखी इंसान है जो एक एसजीआर स्कूल में पढ़ चुकी है और सबसे हाईली क्वालिफाइड स्वॉर्डमैन में से एक थी। ऊपर से उसका सुंदर चेहरा था और उसे एक गॉड की बेटी के रूप में जाना जाता था। सबको लगता था कि वो इकेल के साथ एगल कॉन्टिनेंट के प्रोटेक्टर बनेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उसने नाइट ऑफ फ्लाइट ज्वाइन किया तो उसका अंत के एक मिसरेबल तरकीब से हुआ। चियान उसे गले लगाकर कहता है कि उसने उसे मिस किया और इस बार वो उसकी रक्षा करेगा। एलिस नाइट से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है अगर वो ड्यूक का प्रोटेक्टर है। नाइट कहता है कि वो ड्यूक के ऑर्डर मान रहा है और यंग मास्टर की रक्षा के लिए यहाँ है। चियान सोचता है कि उसने इस गाय की प्रेजेंस तभी महसूस की थी जब वो ऑफिस से निकला था। इस बात से उसे गुस्सा आया था कि ये नाइट तभी क्यों नहीं आया। ये सब सोचते हुए चियान बेहोश हो जाता है और एलिस के सोल्जर पर गिर जाता है। एलिस स्माइल करते हुए सोचती है कि वो अभी भी एक बच्चा है। अगले दिन एलिस एकेडमी लौट जाती है। चियान ट्रेनिंग रेज्यूम करता है अपने फादर से मिलने की तैयारी करने के लिए। वो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अपने बॉडी को मैक्सिमम तक पुश करता है, लेकिन बेचारा बस 10 पुशअप्स तक ही हैंडल कर पाता। अपने मस्कुलर वर्जन को याद करके वो सोचता है कि उसे कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है। अचानक एमिली रूम में इंटर करती है और कहती है कि एली ने उसके लिए कुछ भेजा है, लेकिन वो कहती है कि वो चीज़ बहुत बदबूदार है और पूछती है कि ये क्या है। जब एलिस ने उस पर अटैक किया था तब चियान ने हेल हाउंड का ब्लड एक गिफ्ट ऑफ अपोलॉजी के रूप में मांगा था, लेकिन उसकी टेरिबल स्मेल और डिसगस्टिंग अपीयरेंस की वजह से सबको लगता है कि वो जहर है, लेकिन असल में उसका ब्लड वो पीने वाले की स्टेमिना परमानेंटली बढ़ाने की शक्ति रखता है। अपनी नाक पकड़कर एमिली पूछती है कि क्या तुम सच में इसे पीने वाले हो? और चियान हाँ कहता है। एक बार से शिप लेते हुए वो कहता है, मैं ही एक ऐसे हूँ जो इमली का खाना खा सकता हूँ। तो ये तो ठीक है। उसके दिमाग में पर्पल मशरूम सूप की याद आती है जो इमली ने बनाई थी और वो कितनी बुरी थी। चियान पॉट टेबल पर जोर से रखकर कहता है कि ये बहुत डिलीशियस था और एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करता है जो इमली को बुलाता है। इमली जानना चाहती है कि क्या हुआ, लेकिन चियान लाल आंखों से साथ पीछे मुड़कर कहता है कि वो एक वॉक पर जा रहा है क्योंकि वो मेडिसिन का इफ़ेक्ट देखना चाहता है। फिर वो कैस्टल से बाहर निकल जाता है, एक कोने
में खड़ा होकर वो कहता है कि वो यकीन आने की बहुत टाइम से इच्छा रखता था। ये वही जगह है जहाँ वो तब आता था जब वो अकेला रहना चाहता था। एक दिन गॉड ऑफ लाइट की एक रेवल्यूशन उसके भाई एकेल को हुई थी, एक पुराने टेम्पल के बारे में जो इस जगह पर था। चियान इस बात को लेकर स्केप्टिकल था। जमीन पर झुककर वो कहता है कि अभी तक कोई इस रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं जानता। तभी जमीन क्रैक होती है और एक रेड मिस्ट उभरने लगती है। चियान कहता है कि वो जो करने वाला है वो एसेल कभी सोच भी नहीं सकता। नीचे एक अंडरग्राउंड पैसेज देखते हुए चियान सोचता है कि क्या अब अंदर जाने का वक्त है। अंदर जाकर वो कहता है कि ये जगह पहले से अलग लगती है। ये जगह कभी गॉड ऑफ लाइट के लायक थी, जब तक सब कुछ 300 साल पहले होली वॉर के दौरान तबाह नहीं हो गया था। चियान कहता है कि ऐसी जगह का होना लगभग विश्वास के परे है। अल्टर पर वो एक चमकती हुई तलवार देखता है और पहचान लेता है कि ये उस टेम्पल के मालिक की तलवार है। साल 999 में इंसानों ने आखिरकार वेलुस के एम्पायर से डेमन्स को बाहर निकाल दिया था। तभी उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया था जिन्हें गॉड्स ऑफ ट्रेजर्स कहा गया। उन आर्टिफैक्ट्स में से एक था स्केर्ड स्वॉर्ड चियान ड्रेड चियान, जिसने इंसानों को डेमन्स के खिलाफ युद्ध में लीड किया था। वही तलवार जो इल ने उसे मारने के लिए यूज़ की थी। उस ट्रेजिक अंत में तलवार को घूरते हुए वो सोचता है कि ये उसकी रिग्रेशन से जुड़ी हो सकती है। वो तलवार को हाथ लगाता है लेकिन फिर अपना सर झुका लेता है और कहता है कि उसे पता था कुछ नहीं होगा। फिर वो गुस्से में उस तलवार को लात मारकर छोड़ देता है और कहता है कि तलवार ने उसे स्ट्रेस महसूस करवाया। उसके बाद शैडोस रोशनी के नीचे उभरने लगती है और सियान कहता है कि उसने वही चीज़ ढूंढ ली है जो वो चाह रहा था। जमीन की तरफ देखते हुए वो कहता है कि कोई भी सोचेगा कि ये तलवार की शैडो है, लेकिन ये सिर्फ एक शैडो नहीं है। जमीन को छूते हुए वो कहता है जहाँ रोशनी होती है वहाँ शैडो भी होती है। फिर एक सीधी उभरती है जो अंधेरे में एक दरवाजे की तरफ ले जाती है। चियान धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अल्टर को देखते हैं कि उसे वो चीज़ मिलती है जो वो चाह रहा था। डेमोनिक ब्लेड चियान कार हिमाचियन वो उस छुरी को उठाता जो एक इंग्रेवेड क्रिस्टल के साथ आई थी। फिर वो तलवार से कहता है अब तुम जाग सकती हो। वो छुरी को हर तरफ चलाने लगता है। शुरुआत में हेजिटेंट लगता है लेकिन धीरे धीरे ये उसके लिए थ्रिलिंग हो जाता है। वो कहता है कि ये छुरी उसके पूरे जीवन की तलवार से भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अचानक एक शैडो जमीन से उभरने लगती है और कहती है कि वो एक बहुत बहादुर बच्चा था। शैडो पूछती है कि क्या साई को पता नहीं है कि इस छुरी को उठाने का क्या मतलब है। शाई कहता है इसका मतलब ये है कि अब ये मेरी है। शैडो और बढ़ती है और कहती है कि वो यकीन नहीं कर सकती उसने एक डेमोनिक ब्लेड को जगाया है। एक मकबरी स्माइल के साथ वो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। वो उसकी तरफ झपट कर चिल्लाती है कि अब उसका शरीर उसका है, लेकिन चियान उसका गला पकड़ लेता है जो उस शैडो को कंफ्यूज कर देता है। शैडो के अंदर एक चेहरा उभरता है और चियान कहता है उस वक्त मेरे पास ज़्यादा करने को कुछ था ही नहीं। ब्लेड पूछती है कि वो उसे कैसे छोड़ सकता है और वो जवाब देता है मैंने पहले कहा था अब तुम मेरी हो। पिंक नेल्स के साथ वो एक स्लैश भेजती है लेकिन सियान उसे टॉस कर लेता है और पीछे हट जाता है। ब्लेड इसका फ़ायदा उठाकर कुछ डिस्टेंस बना लेती है। चियान ये तो सच में सबसे ज़्यादा पावरफुल मास्टर हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि चुपचाप रहो और अपना सर झुकाओ। ब्लेड गुस्से से भर जाती है और कहती है वो सिर्फ एक
बच्चा है। वो उस पर हमला करती है कहते हुए कि वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। अपने आप को डिफेंड करते हुए सियान समझाता है कि ब्लेड का असल गोल यूज़र्स के बॉडी को छीन लेना है। उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। जब वो उसे मारने ही वाली होती, सियान सोचता है कि क्या उसे इजी लेना चाहिए या नहीं। एक स्मिरी के साथ वो चियान डेमोनिक ब्लेड कंट्रोल चियान एक्टिवेट करता है और कीरियम को जमीन पर गिरा देता है। कायरियम समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। चैन वार्निंग देता है, मैं सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, अच्छा होगा कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो जब तक मैं नाइस हूँ। सप्रेस्ड कम गुस्से में है और पूछती है कि वो कैसे ये एबिलिटी कंट्रोल कर रहा है। सियान ब्लेड का कंट्रोल फिर से एक्टिवेट करता है, उसका सर जमीन पर दबा देता है। उसके कुछ कहने से पहले वो एबिलिटी को और बार एक्टिवेट करता है। कम फाइनली कहती है कि अब वो उसे मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। चियान ब्लेड का पावर फ्यूर यूज़ करने ही वाला होता है जब वो उसे लॉर्ड कहकर बुलाती है। इसी के साथ सियान अपना ऑब्जेक्टिव वहाँ कंप्लीट कर लेता है और सोचता है कि क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए इससे पहले कि लोग उसे मिस करने लगे। चियान उसके हाथ में कहती है कि वो फ्रेश एयर महसूस करने के लिए उत्सुक है और उसका नाम जानना चाहती है। चियान का नाम सुन के ब्लेड पूछती है, क्या तुम सच में चियान हेयर चियान के रूप में चुने गए हो। चियान कहता है हाँ, लेकिन साथ ही बताता है कि वो पिछले जन्म का चियान है। कायरम इसी पास्ट लाइफ वाली बात से कंफ्यूज्ड हो जाती है। जब वो कहता है कि वो एक बार मर चुका है तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है, सोचती है कि शायद वो पागल है। जैसे ही वो स्वॉर्ड के करीब आता है, कायरम कहती है कि वो सो रही है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट वॉर्न करता है उसका असली मालिक 20 साल बाद वापस आएगा। कायरम पूछती है कि उसे ये कैसे पता है, लेकिन तब तक चियान तलवार निकाल चुका होता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो तलवार का हैंडल काट देता है और कायरम क्यूरियस होती है कि उसने ऐसे क्यों किया। चियान कहता है अब उसे खुद भी आइडिया नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर होगा। सुबह चियान वेरी कैस्टल चियान से निकल रही होती है। वादा की हुई तारीख आई बहुत जल्दी थी। चियान अपने आप को परिचय अपने पिता से करवाता है। पिता पूछता है, क्या तुम सच में तय हो फ्रंट लाइन पर जाने के लिए। चियान कहता है हाँ, मेरे दिल तो पहले ही वहाँ है। पिता फिर नाइट से कहता है, बीस्ट को रिलीज करो। नाइट एक स्क्रॉल निकालता है और चियान सोचता है कि शायद वो एक शमिंग स्पेल यूज करेगा। नाइट एक स्क्रॉल खोलता है जिसमें एक रेड पेंटिग्राम ग्लो कर रहा होता है। एक क्रिएचर जिसका बैक फ्लेम से चल रहा होता है इमर्ज होता है। चियान उस क्रिएचर को पहचान लेता है कि वो एक चियान हेलहाउंड चियान है। क्रिएचर को देखते ही उसे समझ आता है कि उसके पिता और नाइट ने उसके लिए ये टेस्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। सबका हाथ तलवार के लिए रेडी होते हैं और चियान रियलाइज़ करता है कि सब उसकी जान को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। पिता वार्न करता है कि हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है और उसे अपनी इच्छा शक्ति को ये टेस्ट पास करके प्रूव करना होगा। टेस्ट शब्द सुनते ही नाइट हेजिटेंट हो जाता है, वो कंफ्यूज लग रहा होता है। जब चियान ने उसके साथ ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट की तो हमारा प्रोटोगेनिस्ट ने कहा कि उसके पास टेस्ट तक सिर्फ 3 दिन है और उसे जितना हो सके उतना अच्छी तरह प्रिपेयर करना होगा। उसने नाइट से कॉम्बैट टेक्निक्स प्रैक्टिस करने में मदद मांगी। नाइट ने कहा कि अगर उसे ट्रेन करने हैं तो वो सीआर या अपनी उम्र के किसी और से बोले। चियान प्रिटेंड करता है कि उसे समझ नहीं आ रहा और कहता है मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन सीआर हर बार मुझे मुश्किल सिचुएशन में कंफ्यूज कर देता है। सोल्जर समझ जाता है कि ये लड़का प्रोटोगेनिस्ट है और नाइट से कहता है
ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूँगा, लेकिन मैं अपनी तलवार नहीं निकालूंगा। मैं सिर्फ अपना डिफेंस करूँगा। चियान ने उसका शुक्रिया अदा किया और एक और बात कही। उसने नाइट से कहा कि जो कुछ भी वहाँ होगा उसकी कोई भी बात उसके पिता को ना बताए, और ये एक ऑर्डर था। यूलिन थोड़ा हेजिटेट करता है, समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों कहा। तभी शान अचानक उसकी तरफ झपटता है। यूलिन पहले अटैक को डिफेंड कर लेता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि एक 10 साल का बच्चा इतनी स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर रहा है। यूलिन रियलाइज़ करता है कि चियान के मूवमेंट्स बहुत फास्ट हैं। जैसे ही शान उसके सामने से गायब होता है, यूलिन सोचता है कि वो किड कहाँ गया। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो पलटता अटैक ब्लॉक करने के लिए। सियान लगातार अटैक करता रहता है बिना रुके। कुछ और अटैक्स के बाद वो रुक जाता है और कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन उसने यूलिन को कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया और उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। लगभग एग्जॉस्टेड यूलिन कहता है कि चियान ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाता कि ये पतला सा लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ है। अगर जो उसने आज महसूस किया वो सही है, तो चियान मास्टर चियान किसी भी टेस्ट को पास कर लेगा जो उसको दिया जाए। हेलाउंड चियान के सामने आता है और अटैक के लिए झपटता है। चियान क्रिएचर को आराम से देखते हुए बिल्कुल काम लगता है। जैसे ही क्रिएचर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, एक स्लैश हेलाउंड की आंख के पार निकल जाता है और क्रिएचर जमीन पर गिर जाता है। पीछे मुड़कर चियान कहता है अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ, मुझे इससे जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना होगा। हेलाउंड उठता है और चियान समझ जाता है कि उसे इस अटैक के साथ इसे ख़त्म करना होगा। वो तैयारी करता है और अचानक से एक स्लैश हेलाउंड के सर के पार निकल जाता है। अटैक को एक ब्लेड थ्रो के साथ हवा में पूरा करते हुए प्रेजेंट नाइट सब शॉक्ड हैं, जबकि उसके पिता जमीन पर पड़े कारकेस को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। चियान कहता है कि ये वेस्ट है क्योंकि इतना सारा खून बेकार जा रहा है, लेकिन उसे पता है अगर वो अब उसे पीना शुरू करेगा तो लोग सोचेंगे कि वो पागल है, इसलिए बेहतर होगा कि वो उसे छोड़ दे। वालेस आगे आता है और उसकी तारीफ करता है, कहता है कि ये इनक्रेडिबल था। वालेस बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो फिर फ्रंट लाइन पर मिलेंगे। चियान अपना पिता को शुक्रिया अदा करता है, जबकि कैरेन उसे बुला रही होती है। पूछती है क्या मैं सिर्फ एक किचन नाइफ हूँ। हमारा लड़का कहता है नहीं, तुम एक डेमोनिक ब्लेड हो। तब कैरेन सोचती है कि फिर वो उसे यूज़ क्यों नहीं की जा रही है। कैरेन कहती है कि वो सिर्फ ब्लड कंज्यूम करके अपने पावर्स वापस पा सकती है। हेलाउंड की तरफ जाते हुए वो एक लीक की भीख मांग रही होती है, लेकिन चियान उसे कहता है कि चिंता ना करे, वो उसे जितना चाहे उसे यूज़ करेगा। नॉर्थन बैटलफील्ड पर ऑग्रेश का इन्वेशन होता है। बेल बजती है और वॉलेस वार्न करता है कि किसी को जिंदा बचने नहीं देना। सोल्जर्स अपनी तलवार उठाते हैं और सल्वेशन प्रिजन एक्टिवेट करते हैं। एक ह्यूज साइनिंग क्रॉस बैटलफील्ड पर अपीयर होता है और एक मैजिक सर्कल सब ऑग्रेश के पैरों के नीचे बन जाता है। लाइट की रोप्स सर्कल से निकलती हैं और उन्हें बांध लेती हैं। वॉलेस सबको ऑर्डर देता है कि अटैक करें। इमोबिलाइज्ड ऑग्रेस को सोल्जर्स आसानी से हरा देते हैं। एक ऑग्रेस चीखता है जब एक सोल्जर उसके करीब आता है। सोल्जर्स अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर अटैक के लिए तैयार होता है और एक सिंगल ब्लो के साथ मॉन्स्टर का सर काट देता है। करीब ही शैन और इमली ये बैटल देख रहे होते हैं और इमली डर से काँप रही होती है। वो चियान से पूछती है कि वो उसे ऐसी जगह क्यों लाया। चियान सोचता है कि अजीब बात है, लेकिन उसे ये जगह याद आई थी। वेलेस उसे पूछता है कि फ्रंट लाइन पर होने के बारे में उसका क्या विचार है। चियान कहता है कि
वो थोड़ा नर्वस है। पिता वार्न करता है कि वो कभी भी वापस जा सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ रहेगा तो वो मर भी सकता है, इसलिए अपनी गार्ड कभी नीचे मत करे। शैनॉन मुस्कुराकर कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। फ्रंट लाइन्स पर मौत आम है और हर दिन 3 या 4 बैटल्स होती हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर नाइट्स डेमोनिक लाइन के एडवांस को रोकने की कोशिश करते हैं और जिस टेंट में चियान है वो सबसे दूर और सबसे सेफ है। प्रॉब्लम यह है कि जब उसे वॉश किया जा रहा है वो कैरेन को फीड करने का चांस नहीं ढूंढ पा रहा है। वो सोचता है कि क्या उसे रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी बीच वो इमली से पूछता है कि वो कवर्स के नीचे क्या कर रही है। इमली डिस्पेरेट होके कहती है कि ड्यूक ने वार्न किया था कि वो किसी भी वक्त मर सकते हैं। शैनॉन उसे कहता है कि वो अपने सामान पैक करे और चले जाए, लेकिन वो चीख कर कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। यह डेमोनिक मॉन्स्टर से भरा हुआ है और उसका ख्याल कौन रखेगा। जब वो भागती है तो अचानक टेंट छोड़कर कहती है कि वो कुछ खाने के लिए लाएगी। शैनॉन उसे अपने रिक्वेस्टेड क्लॉक के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वो नाराज़ होता है और सोचता है कि ये लड़की कभी उसकी बात नहीं मानती। कुछ देर बाद वो अपनी जगह एक डॉल रख देता है, सोचता है कि शायद ये काफ़ी होगा। तभी इमली पूछती है कि क्या वो सच में इस जगह एक्सरसाइज करने जा रहा है। वो कहती है कि वो बहुत डिलीजेंट है और अगर ड्यूक को पता चलेगा तो वो प्राउड होगा। शैनॉन उसे इग्नोर करता है और कहता है कि वो जा रहा है और वो आराम से यहाँ से सो सकती है। जाते हुए वो पीछे मुड़कर वार्न करता है कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि वो सो रहा है। इसी वक्त मैक्सिमम सोल्जर्स की ज़रूरत फ्रंट लाइन पर है, तो अब वो फ्रीली मूव कर सकता है। वो एक एबिलिटी एक्टिवेट करता है जो उसे ग्लाइड विद मिस्ट करने देती है और वो एक डेंजरस एरिया की तरफ आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक ग्रुप ऑफ हेलाउंड्स मिलते हैं। चियान एक्साइटेड होता है और सोचता है कि यह कैरेन को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट जगह है। जब वो कैरेन को सुमन करता है तो वो ब्लड की स्मेल लेकर कहती है कि अब वो और नहीं सह सकती, उसे कुछ काटना है। हेलाउंड्स उसकी तरफ भागते हैं और चियान कैरेन से कहता है कि जितना चाहे उतना फीड करें। इसके साथ वो क्रिएचर्स को मारना शुरू करता है और अपनी एक एबिलिटी फ्यूरियस मिस्ट स्टॉर्म एक्टिवेट करता है। हेलाउंड्स को ख़त्म करने के बाद चियान उनके हेड्स को ब्लड निकालता है और उसे पीता है एक क्रेजी लुक के साथ। वो कहता है यही तो चाहिए मुझे। कैरेन एक्साइटेड होकर कहती है कि वो और हंटिंग करेंगे, लेकिन कैरेन बोलती है कि ये क्रिएचर्स बहुत वीक हैं। सैन उसे वार्न करता है कि चिंता मत करे क्योंकि रात अभी जवान है और मॉन्स्टर्स की कोई कमी नहीं है। कैरेन कहती है कि वो बहुत एक्साइटेड है। एक कैरिज माउंटेन के रास्ते से गुजर रही होती है और उसके अंदर एक वाइट हेयर्ड लड़की बैठी होती है। एक आदमी वार्न करता है कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है और उन्हें वापस रिट्रीट करना चाहिए, मतलब लौटना चाहिए। लेकिन लड़की कहती है कि उसके साथ एक बच्चे की तरह बर्ताव मत करो। वो एक एम्पायर की प्रिंसेस है और उसका फर्ज है कि अपने परिवार की मदद करना। अगर वो कुछ कहा गया तो वो अपना गुस्सा उस पर निकाल लेगी। लेकिन लड़की वार्न करती है कि यंग मास्टर वेरी भी फ्रंट लाइन पर है और उसकी ही उम्र का है। वो पूछती है कि ड्यूक ने यंगेस्ट बॉय को फ्रंट लाइन पर लाने की हिम्मत कैसे की। उसकी सहेली जवाब देती है कि नहीं, एक्चुअली वो लड़का खुद वॉलंटियर करके आया है। सहेली कहती है कि दोनों एक उम्र के हैं तो वो दोस्त बन सकते हैं। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अब सो रही है। उसकी सहेली कहती है ठीक है, लेकिन
तब प्रिंसेस पूछती है उसका नाम क्या है। हेल्पर जवाब देता है चियान सियान वेरी। चांदनी रात में वो लड़की उस नाम के बारे में सोचती है। इसी बीच बैटलफील्ड पर हार्पिस को काटा जा रहा है और वैलिस इंजर्ड सोल्जर्स का ध्यान रखने के लिए ऑर्डर्स दे रहा है। बैटलफील्ड पर डजन्स ऑफ हार्पिस और ग्रिफिन्स मारे पड़े हैं। बेस पर वापस जाने की तैयारी हो रही होती है। तभी वैलिस साइड में देखता है कि कोई हार्पी के ऊपर से स्वॉर्ड खींच रहा है। वह चियान होता है जो इस बैटल में शामिल था। वैलिस पूछता है कि क्या सियान फ्रंट लाइन्स पर अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। सियान कहता है हाँ, मैं हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहा हूँ। उसका फादर वार्न करता है कि उसने सोचा था सियान घर वापस जाना चाहेगा, लेकिन अब वो काफ़ी समय से यहाँ है और वो उस पर बहुत प्राउड है। ये बातें सुनकर सियान को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसका फादर चला जाता है और कहता है कि कल सुबह एक ज़रूरी बात करनी है। सियान एग्री करता है, सोचता हुआ कि ये पहली बार है जब उसने अपने फादर के चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशन देखा है। उसी रात सियान फिर से हंटिंग के लिए निकलता है। इस बार उसका सामना एक डेथ वॉर्म से होता है जो अक्सर घिरे वैलीज में छुपा रहता है। कुम केरेन कहती है कि सियान बहुत टायर्ड लग रहा है क्योंकि वो उसे बॉडी कंट्रोल करने नहीं दे रहा है। सियान कहता है कि वो बहुत ऑब्वियस हो रही है। कम इंस्टिंक्ट करती है कि वॉर्म का फ्लैश उसके अटैक से काफ़ी तेज रीजनरेट कर रहा है। सियान चाह कर भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो सच है कि 1 महीने से वो यहाँ है, रोज़ अनेक डेमोनिक क्रिएचर्स का ब्लड पीता है, लेकिन अब तक वो अपने आप को और स्ट्रांग फील नहीं कर रहा। वॉर्म फिर से उस पर अटैक करता है और सियान कहता है अब कोई चांस नहीं है। फिर वो वार्न करता है अब वो कम के रूल्स के अकॉर्डिंग खेलेगा। कुम खुश होके कहती है अब दीवाना बनने का समय आ गया है। वो 9th असैसिनेशन टेक्निक्स एक्टिवेट करता है जो डेमोनिक ब्लेड का मैनिफेस्टेशन है। वॉर्म के आसपास अनेक कट्स दिखाई देते हैं और सियान का चेहरा काला हो जाता है। वॉर्म एगोनी में चिल्लाता है और सियान कहता है कि वो उसे टुकड़ों में काट देगा। चांदनी रात के नीचे वो ईट फ्लटरिंग पैदल एबिलिटी एक्टिवेट करता है जो वॉर्म को ऊपर से नीचे तक अनेक स्लैशेस के साथ काट देती है। वॉर्म का माउथ एक्सप्लोड हो जाता है और सियान एक डेमोनिक ऑरा में दिखाई देता है। इसी बीच एक नाइट के हेलाउंड का ब्लड टच करता है और कहता है कि इसे मरे अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। यूलिन और वैलिस एरिया एग्जामाइन करते हैं और कहते हैं कि ये लगता है डेमोनिक ट्राइब का काम है, लेकिन बॉडी को देखकर वैलिस कहता है कि ये कट कुछ जाने पहचाने लगते हैं, शायद डेजावु हो रहा है। तभी यूलिन एक रॉक के पीछे से आता है और कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। वैलिस पूछता है क्या है वो। जब यूलिन टॉर्च उठाता है तो वो एक डेथ वॉर्म को 2 हिस्सों में काटा हुआ देखता है। वैलिस डर कर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। डेमोनिक ब्लेड का मैनिफेस्टेशन चियान का बॉडी कैरेन के हवाले कर देता है जो अब अपनी मैक्सिमम पावर यूज़ कर सकती है, लेकिन अगर चियान का ध्यान भटक जाए तो उसका माइंड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अगली सुबह चियान उठता है और कहता है कि वो पागल हो गया था ऐसी पावर यूज़ करते हुए। सिर्फ एक सिंपल डेमोनिक विस्ट को मारने के लिए बेड से निकलते हुए वो बोलता है कि वो लकी था जो उसने इतना ब्लड पिया था, वरना उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता। कैरन कहती है कि वो समझती है। वो कहती है कि वो एक 10 साल का लड़का लगता है, लेकिन ना वो वैसे बोलता और ना ही वैसे एक्ट करता है। कैरन बोलती है कि यह पहली बार है जब उसने उसे यूज़ किया, लेकिन वो उसके साथ बहुत फैमिलियर लगता है। कैरन ऑब्जर्व करती है कि चियान ने जियोग्राफी ऑफ वैली ऑलरेडी जानते हुए लड़ाई की थी, जैसे वो एम टेक्निक को 30 साल से मास्टर कर रहा हो।
फिर उसे याद आता है कि चियान ने कहा था कि वो एक बार मर चुका है। अब वो कंफर्म हो जाती है कि चियान एक रैग्रोशर है। चियान कहता है कि उसने पहले ही क्लियरली एक्सप्लेन किया था, लेकिन कैरन समझ नहीं पाई। कैरन बैफल्ड होकर चीखती है, मैं इतनी सीरियस बात कैसे समझाऊं जब तुम इतनी कैजुअल बात करते हो। कैरन बैफल्ड होकर चीखती है, मैं इतनी सीरियस बात कैसे समझाऊं जब तुम इतनी कैजुअल बात करते हो। चियान चिल्लाते हुए कहता है, एक्सप्लेनिंग इज बोरिंग। कैरन कहती है कि उसके फाइटिंग स्टाइल को देखकर लगता है कि उसके लिए इजी नहीं था डेमोनिक ब्लेड का डिफीट करना। उसका एक्सपेक्चुलेशन है कि चियान डेरिक का बैरियर से या तो एक ड्यूल में हारा या उसे धोखा दिया गया। कैरन उस एक्सप्रेशन को याद करती है जो चियान के चेहरे पर था जब उसने हॉली स्वॉर्ड देखी थी, और कहती है कि वो पक्का धोखा दिया गया होगा। कैरन बोलती है कि अगर चियान वापस आया है रेवेंस की तैयारी के लिए तो उसे एक बात याद रखनी होगी, अगर वो एक सेकेंड के लिए भी लेजी या वीक दिखा तो वो उसे वही खत्म कर देगी। चियान कैरन को पंच करके कहता है, चुप रहो, मैं मास्टर हूँ। वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है पूरी तरह से चोट खाके, और वो मुस्कुराता है सोचते हुए कि उसका वैसे ही पर्सनैलिटी है जैसे पहले थी। फिर वो टेंट से बाहर निकलता है और साइड में देखता है, रियलाइज करता है कि सब कुछ चाउटिक है। इमली उसे आवाज लगाती है और वो पूछता है कि कुछ हुआ क्या। डरते हुए अमली कहती है कि आज उन्होंने एक डेमोनिक बीस्ट का बॉडी वैली के एंट्रेंस पर पाया है। सैन हेजिटेट करता है, डरते हुए कि शायद उन्होंने डेथ वॉन का बॉडी ढूंढ लिया हो। एमिली वॉर्न करती है कि काफ़ी समय हो गया है जब उन्होंने बॉर्डर्स के पास इतना हाई लेवल बीस्ट देखा हो। सैन पूछता है कि और कुछ बात करनी है। एमिली डर जाती है, पर वो फिर पूछता है, मेरे बारे में कुछ कहा गया है, कोई र्यूमर्स। तभी एक नाइट उसका नाम लेता है, यूलिन, जो बताता है कि ड्यूक उसे बात करना चाहते हैं। सैन समझ जाता है कि वो मुश्किल में है, क्योंकि कल जब वो हंटिंग कर रहा था उसके फादर का ग्रुप अचानक आ गया था। उसे हेलहाउंड्स के बॉडीज छोड़कर भागना पड़ा था और साफ करने का टाइम नहीं मिला। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि एकेडमी में एडमिशन से पहले किसी तरह का अटेंशन अट्रैक्ट हो। वो अपने फादर के टेंट में जाता है, ये समझते हुए कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका होगा। उसके फादर वैलेस उसे ग्रेट करते हैं, जबकि सैन सोचता है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा। वैलेस उसे बैठने को कहता है और सैन कंफ्यूज्ड होता है कि अब क्या बोले। वैलेस सीधा पॉइंट पर आके पूछता है कि वो कल रात क्या कर रहा था। पसीना पोंछते हुए सैन झूठ बोलता है कि वो जल्दी सो गया था। वैलेस एक पल के लिए उसकी बात मान जाते हैं, और लेकिन उन्हें ये काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उल्फ पर जो कट था वो उसकी ब्लेड के काफ़ी सिमिलर लगता है। वैलेस अपने कॉन्क्लूजन्स पर डाउट करता है कि क्या वो गलत सोच रहा है। सैन अपने फादर से फिर पूछता है, क्या कुछ गलत है। वैलेस को विश्वास नहीं होता कि एक यंग लड़का ऐसे चीज़ कर सकता है। सैन उनका ध्यान फिर खींचता है और वैलेस पूछता है कि क्या उसने सुना कि कल रात क्या हुआ था। वैलेस वार्न करता है कि उन्हें अभी तक इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन लगता है कि मिस ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है। सैन हेजिटेंट होकर पूछता है, मिस। वैलेस एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गोल अब तक अनक्लियर है, लेकिन उन्होंने प्यूरिफिकेशन के नाम पर काउंटलेस लोगों का मैस्कियर किया है। फिर अचानक ही वो ऑर्गेनाइजेशन डिसअपीयर हो गई थी। द लास्ट टाइम मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया था वो 300 साल पहले था, लेकिन डेथ फॉर्न के पास वही एम सैम्बल था, और जो पावर रेसिड्यू मिला है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड होता है जो गॉड ऑफ द मिस्ट को वेनेरेट करते हैं। वैलेस अपनी स्पेक्युलेशन में कहता है कि जो भी डेथ वॉन को मारा है वो मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकता है।
सेन इम्प्रेस्ड है कि वेलिस ने सिर्फ इतनी क्लूज के साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेस कर लिया जो 300 साल पहले गायब हो गई थी। वेलिस कहता है कि उसे नहीं पता कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिसअपीयर्ड हो गई, लेकिन वो सैन को कॉजन्स रहने के लिए वार्न करता है और कहता है कि वो इस बात की रिपोर्ट एम्पायर को करेगा।